हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी फ्री रेडिकल्स के बारे में और हम लोगों ने ये भी समझा था कि फ्री रेडिकल्स किस किस तरीके से बनते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस जो कि फ्री रेडिकल दिखाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शंस जो है फ्री रेडिकल्स के अंदर होती है ये हम आज पढ़ने वाले हैं। पर फटाफट से इससे पहले आप लोग मुझे ये बता दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से लिख के बताओ आप लोग कि कौन कौन से तरीके थे जिससे हमने पढ़ा था कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं। एक तो फ्री रेडिकल्स बनते थे किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, जिसे हम बोलते थे क्या, फोटोलाइसिस। वेरी गुड। और हमने क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि हीट की प्रेजेंस में, जिसे हम बोलते थे थर्मोलाइसिस। और हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ा था, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि रेडिकल्स बनते हैं किसके साथ, जब रिएक्शन होती है किसके साथ, इनकी मेटल के साथ, तब भी बनते हैं ना, बाय यूज ऑफ मेटल्स भी हम करवा सकते हैं रेडिकल्स का फॉर्मेशन। और हम लोगों ने क्या तरीका पढ़ा था, इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी क्या, बाय रेडिकल इटसेल्फ, यानी कि रेडिकल से भी रेडिकल क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चार तरीके थे जिससे हमने पढ़ा था कि रेडिकल्स बनते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि रेडिकल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन शोन बाय फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल्स कौन कौन सी रिएक्शंस हम लोगों को दिखाते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन की, दैट इज रीअरेंजमेंट। आप लोगों को याद होगा रीअरेंजमेंट में क्या होता है। रीअरेंजमेंट जैसे कार्बोकेटाइन में अगर आप लोगों ने करवाया है ना, अगर नहीं भी करवाया हो कभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जब कार्बोकेटाइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है बेसिकली, अगर मान लो यहाँ पर आपका रेडिकल है तो ये रेडिकल क्या होगा, ये रेडिकल शिफ्ट होकर, ठीक है, किस तरीके से कि ये यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड टूटी, यानी कि मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ एक बार कि बेसिकली ये हमारे सिलेबस में है नहीं इस तरीके से इसका रेडिकल्स का रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटी और इधर में क्या बना, ये बॉन्ड इधर रेडिकल इसके साथ जुड़ा, हाइड्रोजन का रेडिकल इसके साथ जुड़ा, तो ये हाइड्रोजन और रेडिकल से रेडिकल खत्म हो गया और यहाँ पर अब रेडिकल आ गया। तो अगर आप देखोगे तो ये प्राइमरी रेडिकल है और ये सेकेंडरी रेडिकल है। तो ये है हमारा प्राइमरी रेडिकल दैट इज लेस स्टेबल, और ये है हमारा सेकेंडरी रेडिकल दैट इज मोर स्टेबल। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, पर रीअरेंजमेंट के बारे में आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो रेडिकल्स हैं वो रेडिकल्स जो है वो रीअरेंजमेंट शो नहीं करते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, नेवर शो रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट नहीं दिखाते। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको इसमें टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है हमारी रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो नाम से ही आपको पता लग रहा है यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कंबाइन हो रहे होंगे। तो रेडिकल्स क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होता है और क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, जिस तरीके से जैसे यहाँ पर देखो CH3 डॉट प्लस एक्स डॉट, कोई भी हेलाइड का रेडिकल, ये रेडिकल और ये रेडिकल ये आपस में मिले और दोनों ने क्या बना ली, दोनों ने मिलकर बना ली बॉन्ड। ठीक है, ये एक रेडिकल का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे रेडिकल का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलकर क्या बना ली, बॉन्ड। इसी तरीके से आप और भी कॉम्बिनेशन देख सकते हो, जैसे यहाँ पर इथाइल हेलाइड है, इथाइल का रेडिकल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इथाइल हेलाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से रेडिकल्स क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एक रेडिकल लूं, अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन करवा रहा हूँ हेलोजन के साथ, तो ये भी इस तरीके से कंबाइन हो सकता है। ठीक है, और भी हम रेडिकल्स के कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अब देखो, जब हम ऐसी कंडीशन लेते हैं जहाँ पे हमारा मीडियम कैसा है, इनर्ट मीडियम है। ठीक है, तो वहां पर जो रेडिकल्स है ना वो डाइमराइज हो जाते हैं। अब देखो इनर्ट मीडियम की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनर्ट मीडियम अगर नहीं होगा ना
तो उससे पहले दूसरी रिएक्शन ही हो जाती है। इन केस ऑफ इनर्ट मीडियम क्या होता है, रेडिकल्स का डाइमराइजेशन होता है। डाइमराइजेशन आपको नाम से पता लग रहा है, दो चीजें क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो डाइमराइजेशन में क्या होगा, दो चीजें मिल जाएंगी। अब देखो कौन सी वो दो चीजें हैं जो कि यहाँ पर हमारी मिल रही हैं। जैसे हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिला और ये दोनों कंबाइन होके इन्होंने क्या बना लिया, ईथेन। ऐसे ही अगर मान लो हमारा रेडिकल ये मिला इसके साथ, तो इसने भी क्या बना लिया, इस तरीके से अगेन एक नया रेडिकल बना लिया, जिसमें यहाँ पर अगर 3 कार्बन थे, इसमें 3 कार्बन थे, तो अब इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो रेडिकल कंबाइन हो रहे हैं, डाइमराइजेशन, यानी कि क्या हो रही है, चीजें यहाँ पे डबल हो रही है ना, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे क्या हो गए, डबल हो गए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी आपके क्या हो रहे हैं यहाँ पर, डबल हो गए, ये कंबाइन हो गए। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये था हमारा सेकेंडरी रेडिकल तक। पर जब हम कोशिश करते हैं कि हम टर्शियरी रेडिकल्स को मिलाएं, तो एक प्रॉब्लम सामने आती है। वो प्रॉब्लम क्या सामने आती है, सुनो भाई। पहले तो क्या था कि प्राइमरी सेकेंडरी तक तो दिक्कत नहीं आती, ये लोग मिल जाते हैं। लेकिन टर्शरी तक आते आते ना इनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अब भाई टर्शरी इधर से भी आ रहा है, टर्शरी उधर से भी आ रहा है, मतलब बहुत बड़े बड़े साइज के हैं दोनों। तो इस वजह से इनका कंबाइन होना क्या हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन कंबाइन होना क्या हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आपको जो कॉम्बिनेशन वाला एक प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो इसकी यील्ड होती है ना, वो काफी पुअर यील्ड होती है। ठीक है, तो अब इस पुअर यील्ड की वजह से यहाँ पर जनरली जो आपको देखने को रिएक्शन मिलती है, वो टर्शरी रेडिकल्स के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली आपको किस में देखने को मिलती है, प्राइमरी और सेकेंडरी रेडिकल्स में। तो एक जनरलाइजेशन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जनरली seen in primary secondary रेडिकल। ठीक है, डाइमराइजेशन जो है ना, ये हमारा जनरली किस में देखने को मिलता है, जनरली हमें देखने को मिलता है प्राइमरी और सेकेंडरी रेडिकल। चलिए, अगर ये चीज आप लोगों को क्लियर है, तो आप लोगों को एक चीज और समझ में आई होगी कि अगर हम रेट ऑफ कॉम्बिनेशन देखना चाहें कि रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन कितना हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, तो ये जो रेट है, इसको पता लगाने के लिए हम एक चीज देख रहे हैं कि जब बड़े बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं ना, तो उस वाली सिचुएशन में जो रेट है कॉम्बिनेशन का, वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जब छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं ना, तो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, फास्ट होता है। तो इसका मतलब हम एक चीज यहाँ पे से ड्रॉ कर सकते हैं, एक जनरलाइजेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, और वो क्या है कि जो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन है, वो भीड़ भाड़ के अपोजिट है। भाई जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, उतना ही क्या होगा, कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा ना। स्टेरिक ग्राउंडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा आसपास भीड़ होगी, बहुत ज्यादा आपको एटम्स दिखाई देंगे, तो उधर कंबाइन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसीलिए बल्कियर जो रेडिकल्स होते हैं ना, जैसे कि हमने टर्शरी रेडिकल की बात करी, तो यहाँ पर आपको एक और नया फिनोमिना देखने को मिलता है। मतलब फिनोमिना तो वही पर्टिकुलर्स हैं, ठीक है, बस हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, जो हमें अलग से चीजें देखने को मिल रही है नॉर्मल ट्रेंड से। यूजुअली हमें क्या देखने को मिला, कॉम्बिनेशन। लेकिन इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, अब डिसप्रपोर्शनेशन कैसे होता है देखना। मेनली सीन इन किस में देखने को मिलता है, मेनली इन बल्कियर रेडिकल्स। तो देखो बल्कियर रेडिकल्स में किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब ये हमारा एक रेडिकल था, टर्शरी रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पर
मैंने एक ऐसे बना दिया है और एक मैं थोड़ा सा ओपन करके आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा समझना यहाँ पर इजी रहे। ये हमारे पास रेडिकल है, ये सेम ही रेडिकल है, कोई फर्क नहीं है ना। बस यहाँ पर मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाया और यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया कि इस रेडिकल का इस रेडिकल से कंबाइन होना मुश्किल है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या होता है, मुश्किल है। मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पे यील्ड जो है क्या होती है, पुअर होती है। तो फिर क्या करें भाई, कुछ तो करना है ना, कुछ ना कुछ तो करना है, कराना है कॉम्बिनेशन तो हमें, तो फिर क्या करें। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर टूटती है इसमें। ठीक है, और ये बॉन्ड अगर टूटेगी तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना, जो कि इस कार्बन रेडिकल से कंबाइन करता है। ठीक है, तो ये अगर कंबाइन करेगा तो ये एक तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर इधर ये हाइड्रोजन बन गया, लग गया। दूसरी तरफ अब आप देखो, एक रेडिकल यहाँ बन चुका है और एक रेडिकल यहाँ ऑलरेडी था, तो ये रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। एक बॉन्ड यहाँ ऑलरेडी थी, तो अब यहाँ क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड। यानी जो पहले सिंगल था अब क्या हो चुका है, वो डबल। ठीक है, अब पहले यानी जो सिंगल था वो अब क्या हो चुका है, डबल। तो यहाँ पर आपको बॉन्ड क्या दिखाई दे रही है, डबल, यानी कि CH2 बॉन्ड यहाँ पर बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब आप ध्यान से देखो, एक बात हमने बोली थी आपसे कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अगर आपने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कभी पढ़ी है ना, इनऑर्गेनिक में आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई इश्यू नहीं है। देखो बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही चीज का, ठीक है, एक ही चीज का क्या हो रहा होता है, रिडक्शन भी हो रहा होता है, और एक ही चीज का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है। तो देखो यहाँ पर ये एक ही कंपाउंड है हमारा, एक ही कार्बन को पकड़ना। देखो एक तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे इस वाली सिचुएशन में डबल बॉन्ड आई, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया है कंपाउंड का ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रेडिकल से बना, हाइड्रोजन गेन किया इसने। देखो हाइड्रोजन को गेन करना, भाई एक ने हाइड्रोजन को लूज किया, हाइड्रोजन को लूज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन को गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ देखो क्या हुआ, रिडक्शन, और एक तरफ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, सेम ही चीज का हुआ। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चीज क्लियर हो गई होगी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक ही चीज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी का क्या होता है, रिडक्शन भी होता है। ठीक है, तो वो वाली रिएक्शन क्या कहलाती है, हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन और थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ये रेडिकल है और ये डबल बॉन्ड है। तो इसमें क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये रेडिकल इसके साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो रेडिकल है आपका, ये बॉन्ड पहले इस तरीके से टूटी, बॉन्ड टूटी तो यहाँ पे एक रेडिकल आया होगा, एक रेडिकल यहाँ आया होगा, यानी कि इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये दोनों कंबाइन करके डबल बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर एक रेडिकल आपका आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर आपके पास और भी सबस्ट्रेट प्रेजेंट है ना, देखो कभी भी जब आप रिएक्शन कराते हो ना, तो रिएक्शन मिक्सचर में एक सिंगल सबस्ट्रेट नहीं होता। आप हमेशा क्या लेते हो, कुछ ग्राम में लोगे या ml में लोगे, तो बहुत बहुत सारे उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसका मतलब ऐसे और भी कई सारे मॉलिक्यूल हैं जो इधर घूम रहे हैं। तो इसको मैं बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर
अलग से नहीं लिया है मैंने, ये इसी के अंदर है जो कि घूम रहे हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो देखो इनको कंबाइन कराकर ये आपको दिखाई दे रहा है रेडिकल, और ये इधर रेडिकल, ये दोनों हुए आपस में क्या, कंबाइन। तो एक ये रेडिकल था और दूसरा रेडिकल ये, आपस में ये हुए कंबाइन। तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसका IUPAC नेम बताना कि इसका IUPAC नेम यहाँ पर क्या हो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना आप लोग इसका IUPAC नेम, मैं भी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये रिएक्शंस क्लियर हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हो रही हैं, तो अब हम बात करते हैं अपनी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन की, जो कि सिंपल यहीं से आई है, जो कि हम ऑलरेडी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये है हमारी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो रिएक्शन है ना, एल्काइल हैलाइड क्या होता है इसके अंदर, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है। अब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ कराई जाती है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ। याद करो, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि रेडिकल का भी फॉर्मेशन हो सकता है ना। और हम लोगों ने उस चीज को डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में कि रेडिकल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, किसकी प्रेजेंस में, मेटल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पर भी क्या होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, किसकी प्रेजेंस में, मेटल की प्रेजेंस में। तो RX प्लस सोडियम मिलता है और ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं और हमें क्या दे देते हैं, एक हाइड्रोकार्बन दे देते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरीके से रिएक्शन होती है। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम ये रिएक्शन कराते हैं ना, तो इस रिएक्शन को कराते हुए देखो हेलोजन, ये हेलोजन निकलता है सोडियम के साथ, और ये R फ्री रेडिकल बनता है, ये R फ्री रेडिकल बनता है, और ये दोनों रेडिकल क्या होते हैं, ये दोनों रेडिकल आपस में जाके हो जाते हैं कंबाइन। तो हमें मिल जाता है RR प्लस NaX। ठीक है, अभी रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं किए हुए, रिएक्शन अभी इस तरीके से बैलेंस हो गई। तो अब देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ना, क्योंकि सोडियम जो है ना हाईली रिएक्टिव होता है किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, इसलिए वाटर के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को नहीं कराया जाता। ठीक है, नहीं तो अगर सोडियम को आप वाटर के प्रेजेंस में रख दोगे तो वो खत्म वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेगा। इसीलिए इसको हम कराते हैं किसके अंदर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस। इस रिएक्शन को हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। और हमें मिलने वाला प्रोडक्ट क्या है, मिलने वाला प्रोडक्ट है हमें हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन है। ठीक है, तो ये हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गया। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, इस चीज को समझो। वुड्स रिएक्शन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, वुड्स रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये कि जो सोडियम है और यहाँ पर जो हमारा RX है, इसमें क्या हुआ कि इस सोडियम ने इस R को क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। भाई आपको पता है यहाँ पर डेल्टा प्लस होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और R की क्या है, कम। तो यहाँ पे क्या किया, सोडियम ने जाके इसको दे दिए इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम ने अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, और हेलोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर से लेके, और इस कार्बन का पहले वाला इलेक्ट्रॉन भी लेके इधर से निकल गया। अब कार इसने बना लिया हेलोजन ने X माइनस, और सोडियम हो चुका है Na प्लस। तो ये दोनों होंगे कंबाइन और हमारा बनेगा RR प्लस NaX, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि हमारा हाइड्रोकार्बन मिल गया और सोडियम का हैलाइड। अच्छा, लास्ट स्टेप हम लोगों ने एक बार में लिख दिया ना। एक मिनट पहले यहाँ पे जो बन रहा है हम लोग वो लिख लेते हैं ना, ये तो फाइनल हम लोग का प्रोडक्ट है जो कि हम अभी लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली आपको दिखाई देगा कि R रेडिकल बनेगा, और क्या बनेगा, सोडियम और हेलोजन मिल जाएगा, NaX बना लेंगे।
तो ये जो फ्री रेडिकल अब बना है, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल कंबाइन होगा और ये फ्री रेडिकल कंबाइन होके क्या बना लेंगे, आर आर। तो आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उस कार्बन का आप क्या कर रहे हो, सीधे सीधे डबल कर रहे हो और उन कार्बन को क्या कर रहे हो, मिला रहे हो। बस यही हमारा मैकेनिज्म है किसका, वुड्स रिएक्शन का। ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिज्म हो गया। इसका एक और मैकेनिज्म है जो कि सोचा जाता है कि अगर सोडियम और एल्काइल हैलाइड मिल रहे हैं तो ये मिलकर क्या होगा कि देखो इस पे हमारा था डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा सोडियम और इसके साथ ही चिपक जाएगा आर माइनस और एन ए प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसके साथ ही लग गया और दूसरी तरफ हमें क्या मिल गया, एन ए एक्स, क्योंकि हमारे पास दो दो सोडियम लिए हुए थे हमने। ठीक है, तो एक हेलोजन के साथ चला गया, एक हमारा आर के साथ चला गया। इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन हुई। अब आगे देखो, ये जो आर माइनस एन ए प्लस है ये और बाकी बचे हुए रिएक्शन मिक्सचर में आर एक्स के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ पर ये आर माइनस इस आर प्लस के साथ रिएक्ट कर कर आर आर बना लेगा प्लस एन ए एक्स हमारा रिलीज हो जाएगा। तो ये दो मैकेनिज्म है जिससे हम वुड्स रिएक्शन को समझ सकते हैं। और वुड्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और चीज है कि यहाँ पर ये जो रेडिकल का बनना है ये एक स्लो स्टेप है और जो हमारा स्लो स्टेप है ना वही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि इसी से हमें पता लगेगा कि रिएक्शन की रेट क्या होने वाली है, रिएक्शन फास्ट होगी, रिएक्शन स्लो होगी, ये चीज हमें यहीं से पता लगेगी। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी तक हमने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पर। देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक तो क्या मिला, एक तो हमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट दिख रहा है या फिर हमें कौन सा इंटरमीडिएट दिख रहा है, और दूसरा हमें कार्बेनायन इंटरमीडिएट दिख रहा है। ये हमें दो टाइप के इंटरमीडिएट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हम क्या देखने को मिल रहा है, और हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारी ये बॉन्ड है, कौन सी बॉन्ड, ये आर एक्स बॉन्ड, इसका टूटना ही हमारा आरडीएस वाला स्टेप है। ये आर एक्स वाली बॉन्ड एक बार टूट जाए तो यही हमारा क्या है, आरडीएस वाला स्टेप है, यानी कि यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही हमारा स्लो स्टेप है। और इसी से हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, डिसाइड हो रही है कि वो कितनी फास्ट होने वाली है या फिर कितनी स्लो होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ आर एक्स बॉन्ड इज आरडीएस, ये हमारा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ रिएक्शन किसका, आर एक्स का, विद डिफरेंट हैलाइड है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का आप ऑर्डर देखने वाले हो, सोचो अगर यहाँ पर हैलाइड जो लगा हुआ है वो आयोडीन हो या फिर ब्रोमीन हो या फिर क्लोरीन हो और या फिर फ्लोरीन हो, तो देखो होता क्या है, आर और आई, कार्बन और आयोडीन के साइज में ना काफी ज्यादा फर्क है ना। आयोडीन जो है काफी बड़े साइज का होता है और कार्बन जो है उसके मुकाबले काफी छोटा है। तो होता क्या है कि जो कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा वीक होती है। फिर ब्रोमीन का साइज अगर आप देखोगे तो आयोडीन से छोटा है लेकिन कार्बन से अभी भी बड़ा है। तो ये वाली बॉन्ड उससे ज्यादा तो स्ट्रांग है लेकिन फिर भी वीक होती है। क्लोरीन की बॉन्ड अगर आप देखोगे तो वो आयोडीन और ब्रोमीन से जो ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन क्लोरीन से कम स्ट्रांग है। आयोडीन और ब्रोमीन से तो ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन फ्लोरीन से कम स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप फ्लोरीन की बात करोगे तो कार्बन और फ्लोरीन आसपास के एलिमेंट है, यानी कि इनका जो साइज है वो लगभग लगभग क्या है,
एक ही बराबर है, थोड़ा बहुत इन लोगों की साइज में डिफरेंस है लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको बॉन्ड देखने को मिलती है वो बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से इस आर एक्स का टूटना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब सोचो अगर आर एक्स नहीं टूटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन तो फिर सबसे घटिया आएगा। तो अगर सबसे घटिया रेट ऑफ रिएक्शन किसके केस में आ रहा है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के केस में अगर सबसे घटिया रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है तो हम लोगों को अभी तक बॉन्ड का ये पता लग चुका है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ आरडीएक्स क्या होने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर इनमें क्या होने वाला है, आर एफ जो है वो सबसे घटिया होगा, उससे ज्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा आरसीएल में, उससे ज्यादा आरबीआर में, और उससे ज्यादा हमारा होगा ऑर्डर किसके अंदर, आर आई के अंदर। तो ये हम लोगों का ऑर्डर अभी तक देखने को हमें मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को समझनी चाहिए, और वो ये है कि अगर आप देखोगे तो पहले ही क्या था, आर ग्रुप हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये आर ग्रुप जो है इसको हेलोजन से आपने अलग कर दिया, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपने इसमें से हटा लिया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है किसका, एल्काइल हैलाइड का, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सोडियम वाली बात हम लोग जान ही चुके हैं कि सोडियम को हम ड्राई मॉइस्ट कंडीशन में क्यों, ड्राई ईथर की कंडीशन में क्यों लेते हैं, क्योंकि जरा सा भी इसको अगर मॉइस्चर मिला तो ये फॉरन क्या होगा, इस मॉइस्चर के साथ निपट जाएगा। मान लो वाटर है, अगर वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो ये तुरंत क्या करेगा, NaOH बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी और फिर आप रिएक्शन कराते रह जाओगे। ठीक है, तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली उस केस में। ठीक, अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। देखो अगर आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो यहाँ पर, लेट से कि आपने रिएक्शन कराई CH3 CH2 X, ठीक है, और साथ में आपने क्या लिया, वो सोडियम इन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक तो रेडिकल ये बनेगा और इसके जैसा ही दूसरा रेडिकल होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। आप एक चीज देखो कि जब भी कोई दो ग्रुप कंबाइन होंगे तो दो ग्रुपों के कंबाइन होने पर आपको हमेशा कार्बन का नंबर क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। कब, जब दोनों की दोनों ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे। सही बात है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज का डबल करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। तो इससे, इस रिएक्शन से क्या होता है कि हमें सिमेट्रिक क्या और इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले तो मिल जाते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर फॉर्मेशन आसानी से होगा और गुड यील्ड में होगा, अच्छी यील्ड में होगा, फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल पता है क्यों हम बोल रहे हैं, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों की, हम सिमेट्रिकल की बात क्यों कर रहे हैं। इवन नंबर ऑफ हाइड्रो कार्बन एल्केन टेक्स प्लेस इन गुड यील्ड, इन गुड यील्ड यानी कि अच्छी यील्ड में मिलता है। अभी जब मैं आप लोगों को ऑड वाला समझाऊंगा ना, तभी मैं आप लोगों को सिमेट्रिकल वाला भी समझा दूंगा कि हम लोगों ने सिमेट्रिकल वर्ड क्यों लिखा है। इवन नंबर तो आप लोगों को समझ गया, आ गया होगा कि इवन नंबर वाला हमें गुड यील्ड में क्यों मिलेगा। अब ऑड नंबर वाले पे मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ऑड नंबर वाला मुझे आप लोग बताना कि ऑड नंबर वाला आपको गुड यील्ड में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन टेक्स प्लेस इन, अभी हमें नहीं पता कि कैसी यील्ड में मिलेगा। चलो एक बार इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर आप दो सेम ही कंपाउंड को मिलाओगे तब तो आपको इवन नंबर मिलेगा ही मिलेगा हमेशा। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हो सकती जिसके अंदर आपको ऑड नंबर मिल जाएगा जब आप दो इवन वालों को मिलाओगे या फिर दो ऑड वालों को मिलाओगे, किसी को भी मिलाओगे। तो आपको इसका मतलब दो अलग अलग तरह के यहाँ पर लेने पड़ेंगे ना। तो अलग अलग तरह के अगर आप लोगे तो CH3 CH2, मान लो यहाँ पर आपने ये ले लिया, प्लस
CH3 CH2 CH2X, इन दोनों को अगर आपने मिलाया तो यहाँ पर देखो क्या हो सकता है। अब एक तो पॉसिबिलिटी वही है कि जो 3 कार्बन वाला है 3 कार्बन वाले के साथ मिल जाए। भाई 3 कार्बन वाला 3 कार्बन वाले के साथ मिला तो 1 2 3, 3 कार्बन तो ये हो गए। 3 के बाद फिर ये आगे जुड़ा होगा जिससे, ठीक है, तो यहाँ पर ये जुड़ा होगा 4 5 6। तो ये आपको देखने को मिला एक तो प्रोडक्ट। और क्या मिला होगा, ये दो वाला जो है दो वाले के साथ कंबाइन हो जाए, यानी कि 1 2, 2 कार्बन तो ये हो गए और इसके अलावा फिर 2 कार्बन ये, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। फिर एक प्रोडक्ट और क्या मिला होगा, हो सकता है ये दोनों कंबाइन कर जाए, एक ये और एक ये कंबाइन कर जाए। तो अगर ये कंबाइन करेंगे तो एक ये हो गया हमारा और एक ही हमारा ये हो गया 3 कार्बन का, एक ही 2 कार्बन का, तो ये कंबाइन हुए तो हमें ये मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है पहला 6 कार्बन का, दूसरा 4 कार्बन का और तीसरा आपको मिल रहा है किसका, 5 कार्बन का। तो यहाँ पर आपको एक मिक्सचर मिल रहा है। तो अगर जहां पर भी आपको मिक्सचर मिल रहा है तो इसका मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे बताओ ऑड वाला कितना मिला, अच्छी यील्ड में मिला नहीं मिला, तो आप बोलोगे सर नहीं, अच्छी यील्ड में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई, क्योंकि भाई ये भी और ये भी ये खुद के साथ भी कंबाइन हो रहे हैं, फिर ये आपस में भी कंबाइन हो रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो थोड़ा कुछ ये बना होगा, थोड़ा कुछ ये बना होगा और थोड़ा कुछ ये बना होगा। तो अगर ये तीनों ही बन रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो यील्ड होगी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो क्या हो जाएगी, पुअर यील्ड हो जाएगी, यानी कि वो अब हमें किसमें मिलेगा, कम क्वांटिटी में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा एक और केस देख लो, जैसे कि यहाँ पर अगर ये हेलोजन है और ये अगर यहाँ हेलोजन है, अब ये अगर आपस में कंबाइन होंगे तो देखो यहाँ रेडिकल बनेगा इसके केस में तो, और इसके केस में यहाँ रेडिकल बनेगा। अब देखो पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है, कैसे, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सिमेट्रिकल में आप लोगों को भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो वो यहाँ से दिखेगा 1 2 3 4, 4 कार्बन दिख गए। फिर अगर ऐसा ही सेम ग्रुप कंबाइन हो जाए दूसरे के साथ तो 1 2 3 4, 4 दिख गए, ये आपस में कंबाइन हो गए, पहली पॉसिबिलिटी। और क्या हो सकता है ये वाले कंबाइन हो जाए आपस में, तो इनको कंबाइन कर दो भाई। अगर ये कंबाइन होंगे आपस में तो क्या दिखेगा आपको, देखो जरा, ये यहाँ पर एक डॉट था, एक डॉट यहाँ पे था, यानी रेडिकल ये दोनों मिल गए, तो आपको एक अलग कंपाउंड मिला। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करने पर, तो ये देखो एक ये आपका कंपाउंड था और एक दूसरा कंपाउंड आपका ये था, तो इसमें रेडिकल यहाँ पर है और इसमें रेडिकल यहाँ पर है, तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो इस तरीके से कंबाइन होंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस वाली सिचुएशन में जो एल्कीन बन रहा है वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल। इसमें देखोगे तो आपको सेम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इधर से भी आप देखोगे तो सेम चीजें आ रही हैं, इधर से भी सेम चीजें आ रही है, लेकिन इधर इसमें भी देखोगे तो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ऊपर नीचे सेम नहीं है, लेफ्ट राइट सेम नहीं है, तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्केन है। और ये अनसिमेट्रिकल एल्केन आपको कैसी यील्ड में मिल रहा है, अनसिमेट्रिकल एल्केन आपको इसमें कम यील्ड में ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि उस वाले केस में भी आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ईथर वाली रिएक्शन भी समझ में आ गई होंगी कि ड्राई ईथर में हम किस तरीके से रिएक्शन करा रहे हैं, वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन के कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इनके सॉल्यूशंस भी करेंगे। चलिए तो ठीक है, फिर हम लोग आप आप लोग कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ, वो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके आना। ठीक है, मैं पूरी कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, मतलब आप लेकिन समझ जाना कि वुड्स रिएक्शन की ही यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे वो सेम दो ही है, ये भी दो ही है, ड्राई ईथर है आपके पास, प्रॉपर कंडीशन है वुड्स रिएक्शन कराने के लिए, कोई इशू नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक है, फिर
और भी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। ट्राई करना आप लोग इन क्वेश्चंस को। जो अभी ट्राई कर सकते हो अभी ट्राई कर लो। ठीक है, डेली का होमवर्क डेली करना जरूर है। वही सेम ही कंडीशन है, ठीक है। एरो पे सेम कंडीशन है, सोडियम ड्राई ईथर। चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया है, 6 तक। ठीक है, आज के लेक्चर में इतने ही दे दूं क्या? चलो एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ। ठीक है, 11 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना और थ्योरी रिवाइज करके आना बहुत अच्छे से। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।